नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बात तो देखी मैंने, अब ये जो भिवानी का जो मनीषा कांड चल रहा है, इसमें मैंने कुछ वीडियो बनाई है। हालांकि मैंने लेट बनानी शुरू की, पहले दिन से मैं नहीं जुड़ा हुआ था। तो एक चीज़ देखी मैंने कि इस एरिया के जो लोग हैं ना, एरिया मतलब ये भिवानी है, बाडड़ा है, लोहारू है, तोसाम है, बौनी खेड़ा या इसके आसपास के जो एरिया है ना, वो एरिया बहुत बढ़िया है। वहाँ के जो लोग हैं ना, इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने संस्कारी आदमी हैं कि मज़ा आ जाता है सुनकर। उनकी जो कमेंट पढ़ता हूँ तो वो, और जो कमेंट भेजते हैं ना, इतने शानदार और इतने प्रेम भाव के कमेंट होते हैं कि पढ़ के ना दिल बस नाचने लग जाता है। और दिक्कत क्या है दोस्तों, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि वो जो लोग हैं ना, वो सिर्फ थंबनेल देखते हैं, मेरा वीडियो नहीं देखते। और थंबनेल देखते ही ऐसे-ऐसे शब्दों का उच्चारण करके भेजते हैं, ऐसे-ऐसे शब्द भेजते हैं, आके समझ में ही नहीं आता कि क्या करें, हँसे या हँसूँ या रोऊँ। और हकीकत ये है दोस्तों कि जो थंबनेल के अंदर, पहले तो मैं ये बता दूं कि थंबनेल की मैं क्यों कर रहा हूँ। दरअसल दोस्तों, यहाँ के जो लोग हैं ना, वो हिंदी पढ़ना तो जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी को समझ नहीं पा रहे वो। क्यों? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जो भी वो लिखता हूँ उसके पीछे क्वेश्चन मार्क होता है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। उसका तात्पर्य ये है कि वो खुद मैं सवाल कर रहा हूँ। अब जैसे आज का ये थंबनेल है, इसी को देखो एक बार। इसमें मैंने ये लिखा है कि मनीषा ने आत्महत्या की थी, तो इसके पीछे क्वेश्चन मार्क है। उसका क्या तात्पर्य है कि मैं खुद पूछ रहा हूँ कि क्या मनीषा ने आत्महत्या की थी? अच्छा, दूसरी लाइन इसमें मेरी क्या है कि मनीषा के जो फादर हैं, संजय हैं, वो झूठ बोल रहे हैं कि मनीषा ने आत्महत्या की थी, लेकिन उसके पीछे क्वेश्चन मार्क है। उसका ये तात्पर्य है कि क्या संजय झूठ बोल रहा है कि उसकी बेटी ने आत्महत्या की है? यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि संजय झूठ नहीं बोल रहा है। संजय को अपनी बेटी के ऊपर पूरा भरोसा था कि वो आत्महत्या नहीं कर सकती, यही उसका तात्पर्य था। और जो मैंने लिखा पहली लाइन कि मनीषा ने आत्महत्या की थी, उसके पीछे क्वेश्चन मार्क का मतलब ये था कि क्या मनीषा ने आत्महत्या की थी? यानी मैं खुद पूछ रहा हूँ उस चीज़ को कि क्या क्या मनीषा ने आत्महत्या की थी? तो तात्पर्य क्या है मेरा कि भाई मनीषा ने मुझे नहीं लगता कि मनीषा ने आत्महत्या की थी, तात्पर्य ये था। लेकिन लोगों का क्या है कि सिर्फ थंबनेल पढ़ते हैं, उसका मतलब नहीं समझते, वो सिर्फ एक लाइन पढ़ लेते हैं और उसका मतलब नहीं वो देखते कि इसके पीछे क्या है, क्या नहीं है। और वो बस थंबनेल पढ़ते ही ऐसे-ऐसे शब्द भेजते हैं मेरे पास कि बस क्या बताएँ, उनका मैं बता भी नहीं सकता। लेकिन वो वीडियो नहीं देखते दोस्तों, अगर वो वीडियो देख लें तो वो शायद ऐसे शब्द भेजने की उनको नौबत ही ना आए। क्यों? क्योंकि वीडियो के अंदर मैं स्पष्ट रूप से बताता हूँ कि भाई क्या मतलब है इसका। और कहने का तात्पर्य भी मेरा यही होता है कि भाई जैसा दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं है, और ये ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है। लेकिन खैर दोस्तों, लोग हैं तो लोग हैं, पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं, कैसा असर है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि शायद ये जगह का और मिट्टी का ही असर है, और इसके कई प्रमाण भी हैं मेरे पास। अब जैसे मैंने पिछले 5-7 वीडियो पहले एक श्रवण कुमार का वो उदाहरण दिया था कि श्रवण कुमार उस एरिया से जा रहे थे, वो वीडियो देख लेना किस एरिया से। तो जब उस एरिया में पहुँचे तो उसने सोचा कि अब ये बूढ़ा-बुढ़िया को मैं क्यों कंधे पे लेके जा रहा हूँ, क्यों वो वज़न उठा रहा हूँ। कम से कम ये बस में या रेल में या किसी तरह जाते तो इनको किराया देना पड़ता, तो कम से कम किराया तो ले लो इनसे। तो उन्होंने किराया माँग लिया अपने माँ-बाप से। तो उसके माँ-बाप ने कहा था, आगे बेटा किस जगह से जा रहे हो? उसने बताया कि इस जगह से। बोला ठीक है, थोड़ा आगे चलो फिर किराया दे देंगे। जैसे ही वो एरिया से निकले तो उसने कहा, "हाँ बेटा कितना किराया है?" तो उसने बड़ी गिल्टी फ़ील हुई, बड़ी माफ़ी माँगी कि पिताजी मेरे मुँह से पता नहीं कैसे निकल गया, और ये कैसे संभव है कि मैं आपसे किराया ले लूँ। ख़ैर दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर भी मिट्टी के असर का मैं कुछ प्रमाण बताना चाहूँगा। मेरे सामने कई उदाहरण हैं इस तरह के, कि उनसे ये साबित होता है कि इस मिट्टी का है ना, उसी के अंदर कोई न कोई शायद असर है। अब जैसा पुलिस वाला ही मामला लें, जो संजय है, जो मनीषा के पिताजी पुलिस में गए, तो सबसे पहला जो पुलिस 112 नंबर की गाड़ी, उसमें वो जितने पुलिस वाले बैठे हुए थे, उन्होंने हँस के न बड़े मतलब वाहियात अंदाज में संजय को ये कह दिया कि कहीं भागी होगी। और जब थाने में गया, थाने में भी शब्द बोले। अब एक गरीब आदमी का चेहरा देख के उनको शायद ये लगा होगा कि इस आदमी की कोई हैसियत नहीं, इस आदमी का कोई वजूद नहीं, तो कुछ भी कह दो, और उन्होंने कह दिया वो। ऐसा दोस्तों 25 साल हो गए मुझे पत्रकारिता करते हुए, किसी भी थाने में किसी ऐसे पीड़ित से जिसकी जवान बेटी गायब हुई हो, किसी भी थाने वाले ने, एक सिंगल सिपाही ने भी ऐसा शब्द नहीं बोला। अगर
पहले वो जो गेट के ऊपर चौकीदार खड़ा होता है ना, उसको बताना पड़ता है जी क्या काम है। तो जब उसको बताया जाता है ना, तो थाने का वो भी उससे सहानुभूति प्रकट करता है। लेकिन भिवानी की ये जो पुलिस है, उन्होंने ऐसा प्रकट किया, शायद ऐसा कहीं भी मुझे दिखाई नहीं दिया, ऐसा सुनाई दिया 25 साल के पत्रकारिता के करियर में। तो ये लगता है मुझे मिट्टी का ही असर है। दूसरा फिर ये है कि अब जैसे जेपी दलाल जी का है, अब जेपी दलाल जी इस मामले में सफाई देते-देते वो कर रहे हैं, घूम रहे हैं और कोई भी उनकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा। जबकि सभी जानते हैं और कानून में भी लिखा हुआ है, हर कोई समझदार आदमी जानता है कि मान लीजिए वो उस कॉलेज के पार्टनर थे भी, उनके दोस्त थे भी, रिश्तेदार थे भी, जानकार थे भी, तो मात्र इस वजह से कोई आदमी अपराधी नहीं हो सकता, उसके ऊपर उँगली नहीं उठाई जा सकती है कि वो उसका जानकार है तो वो भी दोषी होगा। ये गलत थ्योरी है, बिल्कुल गलत थ्योरी है। खैर दोस्तों, अब दूसरा प्रभाव जो दलाल साहब का एक मैं अपने निजी उसकी कारण भी बताना चाह रहा था कि पीछे 1-2 वीडियो शायद ये कर्मो धर्मो वाली वीडियो थी, उसमें मैंने कहा था कि जेपी दलाल जी को मैं जानता हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से जानता हूँ। और मुझे कोई काम पड़ गया था उनसे, तो मैं काम करने के लिए गया था, जबकि वो उनका नैतिक दायित्व भी था, सामाजिक दायित्व भी था। वो बस इतना ही बताया था, काम नहीं बताया था। तो अब मैं उसको थोड़ा है बताता हूँ कि वो था क्या। बात ये थी दोस्तों कि जेपी दलाल जी के डायरेक्ट रिश्तेदार ने किसी ने मेरे 50,000 रुपये मार लिए, मतलब लेके मुकर गया। पहले तो उसने मेरे को भरोसा इतना था कि वो मेरे पिता समान थे और उन्होंने कहा 50,000 रुपये दे, मैंने दे दी, कोई लिखा नहीं पढ़ी नहीं और कुछ नहीं है, आपस में भरोसे की बात होती है, आपस में गांव वाले भरोसा जिससे अच्छे रिलेशन होते हैं वो कर लेते हैं। तो जब टाइम आया तो उन्होंने कहा कब दिए थे, नहीं दिए। मैं हैरान रह गया दोस्तों। तो सबसे पहले मैं गया इन्हीं के पास, जेपी दलाल जी के पास। दलाल जी ने मेरी बात सुनी। एक बात मैं तारीफ करना चाहूँगा जेपी दलाल जी की, जेपी दलाल जी आदमी की रिस्पेक्ट करते हैं। अनावश्यक रूप से तो वो कुछ भी वो नहीं करते और जितना संभव होता है वो मदद भी करते हैं और प्यार से बात भी करते हैं। लेकिन पता नहीं उसमें क्या हुआ कि उन्होंने सीधा ही मेरे को ये कह दिया, देख भाई दलाल, मेरा भी गोत्र दलाल है, वो जेपी दलाल जी उनका भी गोत्र दलाल है। तो उन्होंने सीधा कहा, दे भाई दलाल, मैं दलाल हूँ, तू दलाल है, हम दोनों है भाई भाई। लेकिन भाई भाईचारा जाओ बाढ़ में, वो है मेरा रिश्तेदार, ना तो उस तक कहूँ और भाई वो ना पीछे देगा तो देख भाई दोबारा में दोहराइए भी मत। ये वो काम था दोस्तों। तो इस काम के लिए मुझे बड़ा दुख हुआ था, लेकिन खैर मैं उन पैसों के लिए वो जो उनकी खाप के जो प्रधान थे उनके पास गया, उस उनका भी सेम जवाब था। आगे देख भाई वो है हमारे गोत का भाई, तू उसके पीछे ले रहा हो तो ये पंचायत कर दूँ, तेरे 2 पीछे ले लेंगे हम दंगताने तभी, लेकिन भाई मारे गोद का आदमी है, देख पीछे नहीं, हम नहीं कहेंगे कति मार गया तो मार गया भाई, चलो भाई, बड़ी अच्छी बात। फिर मैं उसके गाँव में गया, तो गाँव वालों ने कहा कि दे भाई वो है बड़ा आदमी, और भाई हमने 100 काम पड़े हैं उससे, और भाई काल ने को बालक लगवाना है, काल ने और कोई किसी से नेता से सिफारिश करनी है, हो सकता है जेपी दलाल से सिफारिश करनी पड़ जाए और कुछ करना, भाई हम उससे नहीं को आएंगे भाई वो दलाल आया था रूप में कहता तो मेरे पीछे मार गया। तो एक बड़े आदमी को सोच के ना दोस्तों, और लोगों ने ये जवाब दिया तो मैं ये नहीं समझ पाया कि बड़ा आदमी होता क्या है। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा 1 मिनट का मैं और चुटकुला सुनाना चाहूँगा। क्यों सुनाना चाहूँगा कि ये मेरी आखिरी वीडियो मनीषा के उसके मामले में। खैर चलो, तो चुटकुला ये था दोस्तों कि एक बार एक चोर किसी घर में चोरी करने चला गया। तो वो चादर ले रहा था, उसने सोचा कि चादर बिछा ले और उसके ऊपर फटाफट लाकर जो सामान मिले उसमें चादर के ऊपर डाल लेना और उठा के अपने चादर को लपेट के सामान को भाग लेना। तो चादर सफ़ेद थी, उसने डाली, वो अंधेरे में ताकि वो दिखाई दे जाए। तो वो घर का जो मालिक था ना, वो भी जाग रहा था, उसने देखा कि चोर घुस गया, चादर बिछा दी है। उसने वो चादर उठा लिया और उसकी जगह चकोर साइज में आटा बिछा दिया, चून, चून जिसको आटा बोलते हैं, तो वो चून बिछा दिया। जब उस चोर ने सोचा, चोर सामान लाता गया, उस पर रखता गया, लाता गया, उस पर रखता गया, जब उसने सोचा कि इतना ही चलेगा, ये बहुत हो लिया, तो वो चादर समेटने के लिए उसने कोनों पर हाथ लगाया, तो वहाँ तो चादर थी नहीं, वहाँ तो आटा था। उसने सोचा एकदम कि ये क्या हो गया। और उस चोर घर के मालिक ने सोचा कि ये जो आदमी है ना, ये जो टाइम आ गया बोलने का, और वो घर का मालिक है ना, ये कहने लग गया, आवाज़ जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर 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 चोर। तो चोर के पाँव तो होते नहीं, वो भाग लिया। लेकिन भागते भागते एक बात कह गया वो आगे, ठीक है मैं चोर हूँ, लेकिन तू कौन सा शाह है जो मेरी 100 रुपए की चादर लको के बैठा है। तो दोस्तों ये बड़े आदमी है, मैं समझ में नहीं आता कि वो कैसा बड़ा आदमी है जो मेरे जैसे खानदानी टटपूंजी आदमी के 50,000 रुपये मार गया। हद है दोस्तों। चलो खैर कोई बात नहीं। अब और एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं इस चीज को, मिट्टी का है।
शत्रुजीत कपूर जी थे डीजीपी, उन्होंने पत्रकार वार्ता की बहुत बढ़िया हर एक सवाल का जवाब दिया। लेकिन पत्रकार वार्ता में दोस्तों ऐसा माहौल होता है, एक पत्रकार पूछता है तभी दूसरा पूछने लग जाता है, तभी तीसरा पूछने लग जाता है कि मतलब वो सवालों का ऐसा वो बन जाता है कि ये जवाब समझ में नहीं आता पत्रकार वार्ता करने वाले ऑफिसर को कि किसका जवाब पहले दे किसका बाद में दे। ये माहौल होता है क्योंकि मैंने सैकड़ों पत्रकार वार्ता अटेंड की है। तो वो जो सवाल था ना कि भाई आप उस कॉलेज को क्यों नहीं उसमें जांच में शामिल कर रहे, तो वो शायद शत्रुजीत कपूर जी उसको सुन ही नहीं पाए और दूसरे सवालों के जवाब में वो और कहीं बिजी हो गए। और उसी सवाल के जवाब में भिवानी के जो पत्रकार थे ऐसा लपेट दिया है कि सारा दारोमदार इस चीज के ऊपर आ गया, ऐसा शो कर दिया है मीडिया के अंदर कि वो कॉलेज को जान पूछ के बचाने लग रहे हैं, इसी के ऊपर फिर उंगली उठा दी और इसी मामले में फिर जेपी दलाल जी की बदनामी हुई, सरकार की बदनामी हुई। जबकि हकीकत ये थी कि शत्रुजीत कपूर जी थे वो उस सवाल को नहीं सुन पाए थे, समझ नहीं पाए थे किसने कहा क्या कहा, क्योंकि वो सॉरी ऐसा होता है। तो ये था दोस्तों अगला उदाहरण। अब अगर बात करें थोड़ा हा और नजदीक चलें तो ये भिवानी के अंदर ये जो पत्रकार है ना, ये 10-12 पत्रकार जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया। दोस्तों जब से देश आजाद हुआ है ना तब से लेके आज तक किसी भी एरिया की पुलिस ने या किसी भी सरकार ने पत्रकारों को इतनी बड़ी संख्या में अरेस्ट नहीं किया कि एकदम एक ही मामले में 10-10, 15-15 पत्रकारों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दें। लेकिन यहाँ हुआ, अब कर दी एफआईआर दर्ज कर वो कर दी, अब घूमते रहो कोर्ट कचहरियों में, घूमते रहो अपने जमानत करते रहो, परेशानी हुई ना। जबकि अंग्रेजों के टाइम में तो ऐसा सुना था कि ऐसा दमनकारी नीति, लेकिन आज़ाद भारत में इस तरह की दमनकारी नीति नहीं सुनी थी, लेकिन यहाँ सुनी, इस एरिया में देखी भी सुनी भी। सबसे बड़ा उदाहरण तो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, वो मेरे शिष्य थे करमू धर्मू, उनका ही। करमू को तो जेल में ठोक दिया। क्या कभी किसी यूट्यूबर को या किसी इस तरह के किसी पत्रकार को देखा है कभी पुलिस ने 10-10, 15-15 जितने भी वीडियो बनाए सब के सब को अंदर कर दें? सुना है कभी? लेकिन यहाँ यहाँ हुआ। ये किसका असर था? मुझे लगता है कि ये भी मिट्टी का ही असर था। खैर दोस्तों, कोई बात नहीं। अब जैसे मैंने पुलिस के बारे में बताया था कि जैसा उस एक गरीब आदमी के साथ संजय के साथ जो व्यवहार किया, ऐसा भी 25 साल के कैरियर में मैंने नहीं सुना था, लेकिन यहाँ सुना। तो दोस्तों ये मुझे लगता है कि ये शायद मिट्टी का असर है। और रही बात जेपी दलाल जी, तो जेपी दलाल जी को तो मैं यही कहूँगा कि जेपी दलाल जी गुड़गांव में रेजिडेंस है उनका, बहुत बढ़िया आदमी है। अगर वो गुड़गांव से चुनाव लड़ लेते तो मुझे लगता है कि आज ऐसी परिस्थितियों का सामना वो कर रहे हैं शायद नहीं करते सामना ऐसा। और अगर वो गुड़गांव से भी नहीं तो बादरगढ़ मेरा अपना हल्का है, तो अगर वो बादरगढ़ हल्के से भी चुनाव लड़ लेते तो पहली बात तो ये है कि दलाल खाप का जो भी प्रधान बनता है वो मेरे गाँव से बनता है। आपको मैं बता दूं, मेरा एक छोटा शरीफ आदमी का गाँव मंडोठी बोलते हैं जिसको, तो वहां से तो हमेशा दलाल खाप का प्रधान बनता है। 84 गांव आते हैं दलाल खाप के अंदर। और इसके अलावा दलाल खाप की जो वोट है ना, दलाल गोत्र की जो वोट है, खाप की नहीं दलाल गोत्र की जो वोट है, वो 40 से 45 हजार वोट है। अगर जेपी दलाल जी वहां से चुनाव लड़ लेते तो ये हमारे लिए खुशी की बात होती और हम पूरी ताकत, खासकर मैं भी पूरी ताकत लगा देता जेपी दलाल जी को जिताने के लिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे भाई हैं, गोती भाई हैं, जेंटल आदमी हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं। ठीक है, मेरे साथ उन्होंने नहीं किया तो ये तो एक निजी मामला है, लेकिन सामाजिक रूप से ये दलाल का आपके लिए फख्र की बात है कि उनका कोई दलाल गोत्र से कोई शिक्षा मंत्री बना, इतना बड़ा आदमी बना, अपनी मेहनत के बल पर बना। तो हम तो पूरी ताकत लगा देते और इस तरह का अगर कोई मौका आता तो हम ही सुलट लेते, दलाल साहब तक तो ये बात जाती ही नहीं। और अब यहाँ क्या हो रहा है, इस एरिया में क्या हो रहा है, अब घूम रहे हैं ना आरोपों के ऊपर सफाई देते हुए, क्यों लड़ा था यहाँ से चुनाव? जरूरी था क्या दलाल साहब? चलिए कोई बात नहीं है, तो बातें होती हैं दोस्तों। अब रही बात दोस्तों पत्रकारिता की मेरी, तो देखो 25 साल हो गए मुझे पत्रकारिता करते हुए। इस एरिया में तो मैंने पहली बार किसी चीज़ के ऊपर नोटिस किया है, और वो भी अगर करमू अरेस्ट नहीं होता तो शायद मैं इस पर नहीं बनाता वीडियो कोई भी। लेकिन मेरा अपना एक स्टाइल है दोस्तों। एक तो ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता मैं, और जो भी वीडियो बनाता हूँ वो कानून के दायरे में रह के बनाता हूँ, सामाजिक दायरे में रह के बनाता हूँ, अननेसेसरी किसी का पक्ष नहीं लेता मैं। शुरू में लगता है कि किसी आदमी को के साथ अन्याय हुआ होगा या ये हुआ होगा, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है तो हो सकता है रिजल्ट कुछ और भी हो। इस मामले में भी न तो मैंने संजय जी का पक्ष लिया, न मैंने पुलिस का पक्ष लिया। जो भी था, जो भी संभावनाएं थी, वो जो मुझे लगा उसके अकॉर्डिंग मैंने वो संभावनाएं व्यक्त की। क्यों? क्योंकि रिजल्ट मैं दे नहीं सकता, इसलिए नहीं दे सकता कि अभी तक जांच का ही रिजल्ट नहीं आया है, तो मैं कब से जज लग गया या कब से मैं
पुलिस अधिकारी होगा कि मैं उसके ऊपर अपना फैसला दे दूँ, तो मैं तो संभावना ही व्यक्त कर सकता हूँ, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। ये मेरी पत्रकारिता की कमी कही है या कुछ भी कही है दोस्तों। लेकिन खैर मुझे लगता है कि लोगों को पसंद नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अपना तो काम ही है चिमटा बजाना, अपना ठागन अपना सर पर अपने कंधे पर चादर रखी, डोगा हाथ में पकड़ा और अपना चिमटा उठाया और कहीं बजाने लग जाएंगे। जरूरी थोड़ा है कि इसी एरिया में बजाएं भाई। रही बात मनीषा को न्याय की, ठीक है भाई, मनीषा जाने, उसका परिवार जाने, पुलिस जाने, सीबीआई जाने, अदालत जाने भाई। अब इसमें जो होगा होता रहे दोस्तों। लेकिन आपके कमेंटों में मज़ा बहुत आया दोस्तों, जितनी संस्कारिता देखी मैंने, जितने संस्कार इस एरिया के लोगों के देखे वो उतने कहीं नहीं देखे। जो कमेंट, शानदार जो कमेंट भेजे, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब शायद मुझे नहीं लगता कि मनीषा मामले में मुझे और कोई वीडियो बनानी चाहिए। फैसला आएगा, सीबीआई का आएगा, जो भी आएगा वो मीडिया में आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हाँ, अब तक दोस्तों मैं ये चीज़ कहा करता कि अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, लेकिन आज नहीं कहूँगा दोस्तों। न तो लाइक करने की ज़रूरत है, न कमेंट करने की ज़रूरत है, न शेयर करने की ज़रूरत है, और दोस्तों ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है दोस्तों। हम तो भाई लांडे खा कमा लेंगे। बस आप लोगों ने जो प्यार दिया, जो मोहब्बत दी, उसके लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जयराम जी की आज के लिए इतना ही बता रहा। परमात्मा करे भाई तुम लोग सुख शांति से बसे रहो, जहाँ हो वहीं बसे रहो, वहीं खाते कमाते रहो। परमात्मा तुम्हें सुख शांति दे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।